क्या समझ रखा है तुमने खुद को? नूर, मैंने तुम्हारी इस मासूम शक्ल के पीछे छुपी मक्कारी को जान नहीं पाया था, लेकिन आज तुमने सबके सामने मेरी पगड़ी उछालकर साबित कर दिया कि तुम मेरे चचा की निशानी नहीं, बल्कि एक फितना हो, जिसे हवेली में पनाह देकर हमने आस्तीन का सांप पाला था। फ्लैट का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हुआ और आरीस ने नूर की कलाई इतनी सख्ती से दबोच रखी थी कि इसकी नाजुक जिल्द पर उंगलियों के निशान उभर आए थे और वो दर्द से बिलबिला उठी। मगर आरीस के सर पर इस वक्त खून सवार था। इसने नूर को तकरीबन घसीटते हुए लाउंज के बीच में ला खड़ा किया और एक झटके से सोफे पर गिराया। नूर खौफ से कांप रही थी, इसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू तैर रहे थे और दहशत से इसका रंग सफेद पड़ चुका था, जबकि आरीस की आंखों में वहशत नाच रही थी। वो इसे कच्चा चबा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। क्या तुमने ये सोचा था कि तुम एक झूठ से मेरी इज्जत, मेरा वकार मिट्टी में मिला दोगी और मैं खामोशी से सर झुकाकर हवेली छोड़ दूंगा? तुम्हें लगा था कि दादा साई की लाडली पोती होने का नाजायज फायदा उठाओगी और मैं चुप रहूंगा? अजीज की आवाज में शेर जैसी धार थी जो खाली फ्लैट में गूंज रही थी। लोगों ने सिसकते हुए मुश्किल अपने लब खोले और लरसती आवाज में कहा कि लाला, मैंने झूठ नहीं बोला था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। आप सोनिया आपी के कमरे में गए थे और फिर। अभी नूर का जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि अजीज ने एक कदम आगे बढ़ाकर इसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुकते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि लाला मत कहो मुझे, क्योंकि वो लाला इस लम्हे मर गया था जब तुमने भरी महफिल में इस पर भौताल लगाया था और अपने ताया के बेटे की इज्जत को दो कोड़ी का कर दिया था। आज तुम यहाँ मेरी कैद में हो और तब तक रहोगी जब तक तुम्हारी इन झूठी आंखों का वो नाम निहाद सच मेरे सामने नहीं आ जाता। नूर खौफ से मजीद सिकुड़कर सोफे के फर्श से जा लगी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बादलों की गिरज चमक माहौल को मजीद डरावना बना रही थी। मगर नूर के लिए अनीस का ये रूप तूफान से ज्यादा खौफनाक था। अनीस गुस्से से टहलते हुए नूर के सामने हटा और अपने बालों में हाथ फेरते हुए दोबारा पलटा और उंगली उठाकर बोला कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने आज क्या किया है? दादा साई के सामने मुझे जलील करवाया है, और वो सोनिया जो मेरी फुप्पो की बेटी है, इसकी इज्जत का तमाशा बना है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी नूर। तुम मेरे मरहूम चचा की बेटी हो। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी दोस्त की तरह समझा, लेकिन तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। नूर का दिल चाह रहा था कि वो फूट फूट कर रो दे, मगर अनीस के गुस्से के सामने इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो बस इतना ही कह सकी कि मुझे घर जाने, दादा साई परेशान होंगे, प्लीज मुझे जाने दे। अनीस ने एक तंजिया कहकहा लगाया और सोफे के बाजू पर दोनों हाथ रखकर नूर को अपने हसार में ले लिया और इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला कि घर, अब तुम इस घर का रास्ता भूल जाओ नूर, क्योंकि जिस घर में तुमने आग लगाई है वहां अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और दादा साईं परेशान नहीं होंगे, क्योंकि इनकी नजर में तो तुम मेरे साथ भाग आई हो अपनी मर्जी से। ये सुनकर नूर के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसने हैरत और सदमे से अनीस की तरफ देखा और नफी में सर हिलाते हुए कहा कि ये झूठ है, मैं नहीं भागी, आप मुझे जबरदस्ती लाए। दादा साईं मेरी बात का यकीन करेंगे। अनीस सीधा खड़ा हुआ और कोट के बटन खोलते हुए लापरवाही से बोला कि दादा साईं तुम्हारी बात का यकीन तब करते जब तुम वहां मौजूद होती। अब तो पूरा खानदान यही समझ रहा है कि तुम और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे, और जब तुम्हारा झूठ पकड़ा जाने वाला था तो हम फरार हो गए। नूर को अपनी समाज पर यकीन नहीं आ रहा था। वो 16 साल की मासूम लड़की जिसने कभी हवेली की चार दीवारी से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, आज वो एक अजनबी फ्लैट में अनीस के साथ कैद थी। वही अनीस जो कल तक इसका मुहाफिज था, आज इसका सबसे बड़ा दुश्मन बना खड़ा था। अनीस ने नूर की हालत देखी। इसके दिल में रहम की कोई लहर पैदा नहीं हुई, क्योंकि इसके दिमाग में सोनिया के आंसू और दादा साईं की मायूस नजर घूम रही थी। इसने सर्द लहजे में कहा कि आज की रात तुम यही रहोगी, और खबरदार, जो शोर मचाने की या भागने की कोशिश की। ये 30वीं मंजिल का अपार्टमेंट है, यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है मौत। अजीज ये कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जबकि नूर वही सोफे पर घुटनों में सर देकर रोने लगी। इसे रह रहकर वो मंजर याद आ रहा था जब शाम को हवेली में हंगामा हुआ था। सोनिया रो रही थी और नूर ने सबके सामने कह दिया था कि इसने अनीस को सोनिया के कमरे में जबरदस्ती घुसते देखा है। हालांकि इसे क्या मालूम था कि सोनिया ने इसे पानी लेने इसलिए भेजा था ताकि वो अनीस को अंदर जाते देख सके। ये सब एक साजिश थी जिसका मोहरा नूर बन गई थी। रात का पिछला पहर था, बारिश थम चुकी थी, मगर नूर की आंखों से बरसात जारी थी। वो भूखी प्यासी वहीं सोफे पर बैठी रही। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके माँ बाप की मरने के बाद जिस ताया और ताई ने इसे पाला और जिस दादा साई ने इसे पलकों पर बिठाया, आज वो सब इससे इतने दूर कैसे हो गए। अनीस अपने कमरे में अंधेरे में सिगरेट पी रहा था। इसका जहन मुंतशिर था। वो पिछले 5 घंटों से मुसलसल सोच रहा था कि नूर ऐसा कैसे कर सकती है। वो तो इतनी मासूम थी।
مگر سونیا اور اس کا رو رو کر یہ کہنا کہ انیس نے اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے، یہ سب جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا، اور اوپر سے نور کی گواہی نے جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ انیس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس پر یقین کرے، اپنی آنکھوں پر یا اس 16 سالہ لڑکی پر۔ اگلی صبح جب نور کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو ایک اجنبی کمرے میں پا کر ہڑبڑا کر اٹھی بیٹھی۔ اس کا جسم صوفے پر سونے کی وجہ سے دکھ رہا تھا۔ اسے ایک لمحے کو لگا کہ شاید وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی ہے، مگر سامنے دیوار پر لگی انیس کی بڑی سی تصویر نے اسے حقیقت کا تلخ احساس دلایا تھا۔ یہ شہر کا ایک پوش اپارٹمنٹ تھا جہاں انیس اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ یا بزنس میٹنگز کے لیے رکتا تھا، مگر آج یہ نور کا قید خانہ تھا۔ نور لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی۔ نیچے شہر کا شور اور گاڑیاں چیوٹوں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور انیس اندر داخل ہوا۔ وہ نہا کر لباس تبدیل کر چکا تھا اور بے حد فریش لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہی سختی اور آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی جو رات کو تھی۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی جسے اس نے لا کر سامنے میز پر پٹھا اور اسپاٹ لائٹ میں بولا کہ منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر لو، مجھے تم زندہ چاہیے، مردہ نہیں، کیونکہ ابھی تو تمہیں بہت سے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ نور نے سہم کر پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا اور روتے ہوئے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے بس گھر جانا ہے، دادا صاحب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ آپ کو چھوڑے کہ نہیں۔ عزیز نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور قدم قدم اس کی طرف بڑھانے لگا، یہاں تک کہ نور کا سانس اس کے سینے میں اٹک گیا۔ انیس نے اس کے چہرے کے قریب آ کر کہا کہ دادا صاحب کو میں بتا چکا ہوں کہ تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہو، نکاح کرنے کے لیے۔ یہ سن کر نور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا کہ نکاح؟ انیس نے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر ایک عجیب سی تسکین محسوس کی اور بولا کہ ہاں نکاح، کیونکہ حویلی میں میری عزت تو تم نیلام کر ہی چکی ہو۔ اب میرے پاس اپنی ساکھ بچانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میں اس الزام کو سچ ثابت کر دوں جو تم نے اور سونیا نے مل کر مجھ پر لگایا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سونیا نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا اور تم نے گواہی دی، تو اب میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر اس گواہی کو جھوٹا اور اپنی محبت کو سچا ثابت کروں گا۔ نور کا دماغ سر ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر التجا کی کہ خدا کے لیے ایسا مت کریں انیس، سونیا آپ ہی سے پوچھ لیں، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ انیس کا غصہ پھر سے عود آیا۔ اس نے نور کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو جھٹک دیا اور غرا کر بولا کہ سونیا کا نام مت لو میرے سامنے، وہ بیچاری ابھی تک صدمے میں ہے تمہاری وجہ سے۔ اس نے تو صرف مجھ سے محبت کی تھی اور میں اسے نظر انداز کرتا رہا، لیکن تم نے تو حد کر دی نور، تم نے میرے دادا سائی کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ انیس نے میز پر پڑے جوس کے گلاس کی طرف اشارہ کیا اور حکم صادر کیا کہ چپ چاپ ناشتہ کرو ورنہ میں زبردستی بھی کھلا سکتا ہوں، اور یاد رکھنا یہاں تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہے۔ نور جانتی تھی کہ انیس جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ وہ وجیح، سنجیدہ اور کاروباری شخصیت کا مالک تھا۔ 26 سال کی عمر میں اس نے دادا سائی کا سارا بزنس سنبھال رکھا تھا، جبکہ نور ابھی کالج کی طالبہ تھی۔ وہ انیس کے مقابلے میں تنکے کے برابر بھی نہیں تھی۔ نور نے لرزتے ہاتھوں سے سینڈوچ اٹھایا اور بمشکل ایک نوالا حلق سے نیچے اتارا۔ آنسو مسلسل اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ انیس کرسی پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا اور اسے کھاتے ہوئے دیکھنے لگا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار پر نظر رکھتا ہے۔ انیس کے ذہن میں بار بار وہ منظر گھوم رہا تھا جب سونیا نے اسے فون کر کے بلایا تھا کہ اس کے پیر پر وزنی چیز گر گئی ہے اور وہ اٹھ نہیں پا رہی، لیکن جب وہ کمرے میں گیا تو سونیا بالکل ٹھیک کھڑی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ انیس کو اس وقت شدید غصہ آیا تھا اور وہ واپس پلٹنے ہی والا تھا کہ نور دروازے پہ کھڑی نظر آئی تھی، اور اگلے ہی لمحے سونیا نے چیخنا شروع کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ انیس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ناشتے کے بعد انیس نے اپنا موبائل نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ اس نے دوسری طرف موجود شخص سے کہا کہ مولوی صاحب کو اور 2 گواہوں کو لے کر شام تک میرے فلیٹ پر پہنچ جائے، کسی کو کارو کار خبر نہیں ہونی چاہیے۔ نور نے یہ سنا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چیخ کر بولی کہ میں ہرگز نکاح نہیں کروں گی، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ نے مجھے اغوا کیا ہے۔ انیس نے فون بند کیا اور اطمینان سے اٹھ کر نور کے پاس آیا۔ اس نے نور کے کندھوں کو مضبوطی سے تھام کر اسے ہلایا اور کہا کہ تم کیا بتاؤ گی نور، تمہاری بات کا یقین کون کرے گا؟ میرے پاس وہ ویڈیو ہے جو سونیا نے کل رات بنائی تھی جب تم میرے فلیٹ کی طرف آ رہی تھی، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ انیس صرف اسے ڈرا رہا تھا کیونکہ نور کو فلیٹ پر وہ خود بے ہوشی کی حالت میں لایا تھا، لیکن نور اس کے چال میں آ گئی۔ انیس نے اس کی آنکھوں میں وحشت اتارتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے نکاح نامے پر دستخط کرنے سے انکار کیا یا مولوی صاحب کے سامنے ایک لفظ بھی بولا تو وہ ویڈیو میں انٹرنیٹ پر وائرل کر دوں گا، پھر سوچ لو حویلی والوں کی کیا عزت رہ جائے گی۔ تمہارے پاس کوئی کچھ نہیں ہے، مگر میرے پاس میرا خاندانی وقار ہے جسے بچانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ نور بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی۔
اسے لگا کہ وہ چاروں طرف سے بند گلی میں آ گئی ہے، ایک طرف اس کی عزت تھی اور دوسری طرف اس کے خاندان کا وقار، جسے بچانے کی ذمہ داری اب اس کے ناتواں کندھوں پر ڈال دی گئی تھی۔ انیس نے اسے چھوڑا اور باہر جانے کے لیے مڑا، جاتے جاتے وہ رک کر بولا کہ شام تک تیار رہنا، میں تمہارے لیے کپڑے بھجوا دوں گا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد نور فرش پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا کہ وہ کس جرم کی سزا بھگت رہی ہے۔ سچ بولنے کی سزا اتنی بھیانک ہوگی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف حویلی میں کہرام مچا ہوا تھا۔ دادا سائی دل گرفتہ ہو کر اپنے کمرے میں بند تھے۔ ان کی پوری زندگی کی کمائی ان کی عزت تھی، جو آج ان کے اپنے خون نے خاک ملا دی تھی۔ سونیا اپنی ماں کے پاس بیٹھی مگر مچ کے آنسو بہا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ دیکھو امی، یہ نور کتنی چھپی روز تم نکلی، ہم سب اسے کتنا معصوم سمجھتے تھے، مگر اس نے انیس پر الزام بھی لگایا اور پھر اسی کے ساتھ بھاگ بھی گئی۔ بیچارہ انیس شاید اس کی محبت میں مجبور ہو گیا ہوگا یا پھر نور نے اسے کسی طرح بلیک میل کیا ہوگا۔ سونیا کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ چپ کر جا میری بچی، عزیز کی آنکھوں پر پٹی بن گئی ہے، ورنہ وہ تیری جیسی لڑکی کو چھوڑ کر یتیم لڑکی کے پیچھے کیوں جاتا جسے ہم نے ترس کھا کر پالا تھا۔ سونیا دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اس کا تیر نشانے پر لگا ہے۔ وہ شروع سے ہی انیس کو پسند کرتی تھی، مگر انیس کی توجہ ہمیشہ نور پر رہتی تھی، چاہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر ہی صورت میں ہی ہو کیوں نہ ہو۔ سونیا کو یہ گوارا نہیں تھا۔ اس کا مقصد صرف انیس کو حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ حویلی کی ساری جائیداد کی اکلوتی وارث بننا تھا، اور اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ نور تھی، جسے دادا سائی اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ سونیا نے سوچا کہ اب جبکہ نور انیس کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو دادا سائی غصے میں آ کر انیس کو جائیداد سے عاق کر دیں گے، اور نور ویسے ہی بد کردار ثابت ہو چکے ہیں تو ساری دولت خود بخود سونیا کی جھولی میں آ گرے گی۔ یہ سب سوچ کر سونیا کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری، جسے اس نے فوراً آنچل میں چھپا لیا۔ شام ہو چکی تھی اور فلیٹ میں انیس اپنی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ نور نے وہ سرخ جوڑا پہن رکھا تھا جو انیس نے بھجوایا تھا۔ وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گہرے ہلکے پڑ چکے تھے اور چہرہ سپاٹ تھا جس زندگی کی ساری رمق چھین لی گئی ہو۔ تبھی دروازے کی گھنٹی بجی اور انیس مولوی صاحب اور دو گواہوں کو لے کر اندر آیا۔ اس نے نور کی طرف دیکھا جو سرخ جوڑے میں بلا کے حسین لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی ویرانی نے انیس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن پیدا کی جس سے اس نے نظر انداز کیا۔ مولوی صاحب نے نکاح کی کارروائی شروع کی اور جب نور سے اجازت طلب کی گئی تو کمرے میں گہرا سکون چھا گیا۔ نور نے ایک نظر انیس کی سخت چہرے پر ڈالی اور پھر آنکھیں بند کر کے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ قبول ہے۔ یہ دو الفاظ نہیں تھے بلکہ نور کی بربادی کا پروانے تھے۔ نکاح کے بعد جب سب چلے گئے تو انیس نور کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور سنجیدگی سے بولا کہ یہ نکاح میری محبت نہیں، میری ڈھال ہے۔ نور بیگم، اب حویلی والے مجھے بد کردار نہیں کہہ سکیں گے کیونکہ تم میری مرکوہا ہو۔ تم نے میری عزت پر داغ لگایا تھا، میں نے تمہیں اپنی عزت بنا کر قید کر لیا، اب تم ساری زندگی اس قید میں رہو گی اور یہی تمہاری سزا ہے۔ نور نے نظر اٹھا کر اپنے شوہر اور مجرم کو دیکھا۔ انیس نے ان الفاظ نے نور کی روح تک کو گھائل کر دیا تھا کہ وہ صرف نام کی بیگم ہے اور حقیقت میں قیدی ہے۔ وہ رات نور نے آنکھوں میں کاٹ دی جب انیس دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا، شاید وہ بھی جاگتا رہا تھا۔ اگلے چند دن اسی گھٹن اور حبس میں گزر گئے۔ انیس صبح سویرے تیار ہو کر نور کے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر کے آفس چلا جاتا اور رات گئے واپس لوٹتا۔ اس دوران نور بھوکی پیاسی کبھی صوفے پر تو کبھی بستر پر پڑی رہتی۔ وہ خوف اور ڈپریشن کی وجہ سے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی وہ چہچہاتی ہوئی ہنسی اور شوقیاں کہیں کھو گئی تھی۔ انیس جب رات کو واپس آتا تو نور کو اسی حالت میں دیکھتا، اس کے لیے کھانا لاتا اور میز پر رکھ کر اسپاٹ لہجے میں کہتا کہ کھا لو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی تو مجھے ہی ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ نور مشینی انداز میں اٹھتی اور دو چاڑنے والے زہر مار کر لیتی۔ ان دونوں کے درمیان ایک خلیج حائل تھی جسے کاٹنا ناممکن لگ رہا تھا۔ ایک رات موسم بہت خراب تھا، باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی اور ہوائیں ایسے چل رہی تھی جیسے کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیں گی۔ انیس اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ اچانک بجلی کڑکنے کی زوردار آواز آئی اور پورے فلیٹ کی لائٹ چلی گئی۔ گھوپ اندھیرا چھا گیا اور اسی اندھیرے کے ساتھ نور کے کمرے سے ایک دل فراز چیخ سنائی دی۔ انیس نے یہ چیخ سنی تو وہ اپنا لیپ ٹاپ وہیں چھوڑ کر نور کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر ٹارچ چلائی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ نور کونے میں دبکی بیٹھی تھی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے زور زور سے رو رہی تھی۔ انیس نے جلدی سے آگے بڑھ کر نور کے کندھے تھامے اور پریشانی سے پوچھا کہ نور کیا ہوا ہے؟ میں ہوں یہاں، ڈرو مت، لائٹ ابھی آ جائے گی۔ نور نے ٹارچ کی روشنی میں انیس کا چہرہ دیکھا تو اس نے بے اختیار انیس کا بازو تھام لیا اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ اس وقت بھول گئی کہ وہی شخص ہے جس نے اسے قید کر رکھا ہے۔ اس وقت وہ صرف اپنے محافظ کی پناہ میں آنا چاہتی تھی۔
अनीस का जिस्म एक लम्हे के लिए अकड़ गया, लेकिन फिर नूर की लरजती हुई हालत देखकर इसका दिल पसीज गया। इसने आहिस्ता से अपना हाथ नूर के सर पर रखा और नरमी से बोला कि नूर, पुरसुकून हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ, कुछ नहीं होगा। नूर हिचकियों के दरमियान बोली कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, मुझे अकेला मत छोड़े लाला, प्लीज। अनीस ने इसे खुद से थोड़ा अलग किया और मोबाइल की टॉर्च उसके चेहरे पर डाली। नूर की आंखें सूजी हुई थी और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अनीस ने अपनी उंगली से इसके आंसू साफ किए और धीमी आवाज में कहा कि लाला नहीं नूर, अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ, अनीस कहो मुझे। नूर ने सहम कर उसे देखा और कांपते होठों से बमिश कर बोला कि अनीस, मुझे डर लग रहा है। अनीस ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया और इसे सोफे पर बिठाया और खुद इसके बराबर बैठ गया। अंधेरे में दोनों की सांसों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। अनीस ने दूर की तरफ देखा और न जाने किस जज्बे के तहत पूछा कि नूर, मेरी आंखों में देखकर सच बताओ, क्या वाकई तुम्हें लगता है कि मैं सोनिया के साथ कुछ गलत कर रहा था? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था कि एक बार मुझसे पूछ लेती? नूर ने सर उठाया और अपनी मासूम आंखों से अनीस को देखा, जिनमें अब भी खौफ था। इसने भराई हुई आवाज में कहा कि मैंने बस आपको इसके कमरे में जाते हुए दरवाजा बंद होते देखा था और फिर अंदर से सोनिया आपी की हंसने की आवाज आई थी, तो मुझे लगा कि वो शायद आपके साथ मजाक कर रही है। लेकिन फिर अचानक वो रोने लगी तो मैं घबरा गई और मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अनीस चौंक गया। इसने नूर का बाजू पकड़कर अपनी तरफ किया और हैरत से पूछा कि तुमने क्या कहा? हंसने की आवाज आई थी? लेकिन सोनिया ने तो सबको बताया कि मैं जबरदस्ती कमरे में घुसा और वो रो रही थी, चीख रही थी, और मैं उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अगर वो रो रही थी तो हंसने की आवाज कैसे आ सकती है? नूर ने मासूमियत से कहा, कसम ले ले अनीस, मैंने सच में इनकी हंसने की आवाज सुनी थी। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी या शायद आपसे, लेकिन वो रो नहीं रही थी। रोना तो उन्होंने तब शुरू किया जब मैंने दरवाजा खटखटाया। ये सुनकर अनीस के दिमाग में धमाका हुआ। इसे पहली बार मंतिक का एक सिरा हाथ लगा था। वो सोचने लगा कि अगर सोनिया हंस रही थी तो इसका मतलब है कि वो पहले से तैयार थी और वो सब एक ड्रामा था जो सिर्फ मुझे और नूर को फंसाने के लिए रचाया गया था। लाइट वापस आ गई और कमरा रोशन हो गया। अनीस ने नूर के चेहरे को गौर से देखा, जो अभी भी खौफजदा थी। इसे अचानक एहसास हुआ कि वो 16 साल की बच्ची जिसे वो अपनी अना की भीड़ चढ़ा रहा है, शायद इतनी ही बेकसूर है जितना वो खुद है। अगली सुबह अनीस ऑफिस नहीं गया। वो सारी रात जाकर सोचता रहा और पुराने मैसेजेस चेक करता रहा। जब नूर अपने कमरे से बाहर आई तो अनीस लाउंज में सोफे पर बैठा था और इसका अंदाज बदला हुआ था। इसने नूर को अपने पास बुलाया और नरमी से कहा कि यहाँ बैठो नूर, मुझे तुमसे इस रात की एक तफसील दोबारा सुननी है। नूर डरते डरते इसके पास बैठ गई। अनीस ने पूछा कि सोनिया ने तुम्हें इस वक्त किचन में क्यों भेजा था? नूर ने याद करते हुए बताया कि सोनिया आपी ने मुझे कहा था कि मेरे सर में शदीद दर्द है और वो उठ नहीं सकती, तो मैं किचन से इनके लिए दवा और पानी ले आऊं। और जब मैं वापस आई तो आप कमरे में जा रहे थे। अनीस ने फौरन अपना फोन निकाला और वो पुराने मैसेजेस निकाले जो इसने गुस्से में देखे ही नहीं थे और नजरअंदाज कर दिए थे। इस रात सोनिया का मैसेज था कि अनीस प्लीज जल्दी मेरे कमरे में आए, मेरे पैर पर अलमारी से एक भारी चीज गिर गई है और मुझसे उठा नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। अनीस ने नूर को मोबाइल की स्क्रीन दिखाई और संजीदगी से बोला कि पढ़ो इसे नूर, मैं इसलिए गया था क्योंकि मुझे लगा इसे चोट लगी है, और जब मैं अंदर गया तो वो बिल्कुल ठीक खड़ी थी और हंस रही थी। मैं इसी वक्त गुस्से में वापस पलटा था कि तुमने मुझे देख लिया। नूर ने मैसेज पढ़ा तो इसकी आंखें हैरत से खुल गई। वो बोली कि लेकिन आप ही ने तो मुझे सर दर्द का कहा था, पैर का नहीं, और वो तो बिस्तर पे लेटी हुई थी। अनीस ने फोन बंद किया और सर पीछे सोफे की पुश से टिका दिया। इसकी आंखों में पछतावा अमड़ाया था। सच्चाई शीशे की तरह साफ हो चुकी थी कि नूर महज एक मोहरा थी और असल खिलाड़ी सोनिया थी, जिसने दोनों को बेवकूफ बनाया। अनीस ने नूर की तरफ देखा, जो अब भी उलझन के शिकार थी। इसने अचानक नूर का हाथ थाम लिया और पेशवानी से बोला कि मुझे माफ कर दो नूर, मैंने गुस्से में अंधा होकर तुम्हारी मासूमियत को कुचल दिया। मैंने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि तुम तो बच्ची हो। तुम्हें तो जैसे दिखाया गया तुमने वैसे ही यकीन कर लिया। मैं असल गुनहगार हूँ, पहचानने में गलती कर गया। नूर को यकीन नहीं आ रहा था कि शेर की तरह धारने वाला अनीस आज इसके सामने सर झुकाए माफी मांग रहा है। इसके दिल में छुपा बचपन का मान लौट आया। इसने आहिस्ता से कहा कि आप रोए मत अनीस, मुझे आप पर यकीन है। बस आप दादा साई को भी सब सच बता दें, वो मान जाएंगे। अनीस ने नूर के हाथ को दबाकर वादा किया कि मैं सब ठीक कर दूंगा नूर, लेकिन अब हमें एक जंग लड़नी होगी और इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अब तुम मेरी कैदी नहीं हो बल्कि मेरी साथी हो। अनीस उठा और किचन में गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आए तो उसके हाथ में आइसक्रीम का कप और 2 चम्मच थे। ये वही फ्लेवर था जो नूर को बचपन से ही पसंद था। अनीस ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे याद है जब तुम छोटी थी तो हर बात पर रूठ जाती थी और फिर आइसक्रीम
खाकर मान जाती थी। आज भी क्या इस आइसक्रीम से सुलह हो सकती है? नूर के लबों पर भी धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। इसने चम्मच थामा तो अनीस ने इसे रोक दिया और अपने हाथ से चम्मच भरकर इसके मुंह के करीब किया और प्यार से बोला कि नहीं, आज मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा ताकि मेरे गुनाहों का कफारा अदा हो सके। तुमने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया और इसकी वजह मैं हूँ। नूर ने शर्माते हुए मुंह खोला तो अनीस ने इसे आइसक्रीम खिलाई। इस ठंडी मिठास ने इसके दरमियान जमी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। अनीस ने खाते हुए कहा कि अब से तुम इस कमरे में बंद नहीं रहोगी। ये पूरा घर तुम्हारा है और मैं वादा करता हूँ कि जब तक मैं तुम्हारी इज्जत पे लगा दाग साफ नहीं कर देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन इसके लिए हमें कुछ सबूत चाहिए होगी, क्योंकि सोनिया बहुत चालाक है। वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। नूर ने सवालिया नजरों से देखा कि हम क्या करेंगे? तो अनीस ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि हमें इसके ही खेल में इसे हराना होगा। हमें अपने एक दोस्त से बात करूंगा जो प्राइवेट डिटेक्टिव है। हमें पता लगाना होगा कि सोनिया ये सब क्यों कर रही है और क्या इसके साथ कोई और भी मिला हुआ है, क्योंकि अकेली सोनिया तरह बड़ा प्लान नहीं बना सकती। इसी शाम अनीस ने अपने डिटेक्टिव दोस्त को सारी सूरत हाल बताई और सोनिया पर नजर रखने का कहा। अनीस अब सोफे के बजाय नूर के कमरे में ही एक कुर्सी पर बैठकर काम करता और वहीं सो जाता ताकि नूर को रात में डर न लगे। अब इनके दरमियान खामोशी तो थी, मगर वो घुटन वाली नहीं, बल्कि एक पुरसुकून खामोशी थी जिसमें एक दूसरे का एहसास था। नूर बालकनी में खड़ी बारिश के बाद का मंजर देख रही थी कि अनीस इसके पीछे आकर खड़ा हो गया और नरमी से पूछा कि क्या सोच रही हो मिसेस अनीस सिकंदर? नूर इस नए नाम पर चौंकी और मुड़कर देखा तो अनीस की आंखों में अब वहशत की जगह एक नरम चमक थी। इसने कहा कि मैं सोच रही थी कि अगर इस रात लाइट ना जाती तो शायद हम कभी एक दूसरे की बात ना सुन पाते। अनीस ने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ रखा और बोला कि शायद कुदरत भी यही चाहती थी कि हम करीब आए। ये निकाह मजबूरी नहीं सही दूर, लेकिन अब तो मेरी जिम्मेदारी और शायद इससे कुछ बढ़कर बन चुकी हो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब मैं सारी जिंदगी तुम्हारी खुशियों का मुहाफिज बनकर रहूंगा। नूर को अजीज के लहजे में सच्चाई महसूस हुई और उसे लगा कि शायद ये कैद इतनी भी बुरी नहीं है जितनी वो समझ रही थी। अभी वो बातें कर ही रही थी कि अनीस के फोन पर डिटेक्टिव का मैसेज आया जिसमें लिखा था कि सोनिया यूनिवर्सिटी के एक लड़के साजिद से मुसलसल राब्ते में है और वो कल इससे मिलने वाली है। अनीस ने मैसेज पढ़कर मुट्ठी भेज ली और नूर की तरफ देखकर कहा कि तैयार हो जाओ नूर, कल हम शिकार पर जा रहे हैं। सच्चाई हमारे बिल्कुल करीब है। इसने अजीज की तरफ देखा जो अपने मोबाइल जेब पे डाल रहा था और इसकी आंखों में एक शिकारी किसी चमक थी। नूर ने धड़कते दिल के साथ पूछा कि क्या हम वाकई साबित कर पाएंगे अनीस? सोनिया आप ही बहुत होशियार है, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो होशियार हो जाएंगी। अनीस ने आंखें बढ़कर नूर के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उन्हें नरमी से दबाते हुए यकीन दहानी करवाई कि वो होशियार हो सकती है नूर, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट है। इसे लगता है हम दोनों डर कर छुप गए हैं और यही इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो नहीं जानती कि मैं खामोश नहीं बैठा, बल्कि इसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हूँ। कल वो अपने बॉयफ्रेंड साजिद से मिलने जा रही है और वही हमारा मौका होगा कि हम इनके नापाक अज़ाइम को रिकॉर्ड कर लें। रात बेचैनी में गुजरी नूर बार बार सोनिया का वो मासूम चेहरा याद आ रहा था जो इसने हवेली में देखा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वही सोनिया इतनी बड़ी साजिश कर सकती है, जबकि अनीस सारी रात जाकर प्लानिंग करता रहा। अगली सुबह अनीस ने नूर को एक सियाह रंग की चादर ओढ़ने को कहा ताकि इसे कोई पहचान न सके और खुद भी कैप पहनकर होलिया थोड़ा तब्दील कर लिया। वो दोनों गाड़ी में बैठकर इस रेस्टोरेंट की तरफ रवाना हुए जहां डिटेक्टिव ने इसे लोकेशन भेजी थी। रास्ते में गाड़ी में खामोशी थी जिसे तोड़ते हुए अनीस ने नूर की तरफ देखा और अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया और धीमी आवाज में बोला कि घबराओ मत नूर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज का दिन हमारी जिंदगी का अहम तरीन दिन है, क्योंकि आज हम अपनी खोई हुई इज्जत वापस छीनने जा रहे हैं। नूर ने अनीस के मजबूत हाथ को देखा और इसके तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। इसने मुस्कुराकर असबाब में सर हिलाया। वो रेस्टोरेंट पहुंचे और अनीस ने गाड़ी एक ऐसी जगह पार्क की जहां से वो अंदर का मंजर देख सकते थे और फिर वो दोनों एहतियात से अंदर दाखिल हुए और एक पूरी वाली मेज पर बैठ गए जहां रोशनी कम थी। थोड़ी ही देर बाद रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और सोनिया अंदर दाखिल हुई। वो बेहद खुश नजर आ रही थी और इसके साथ एक लड़का था जिसे नूर नहीं जानती थी, मगर अनीस ने पहचान लिया ये साजिद था। दोनों इनसे कुछ फासले पर मौजूद मेज पर बैठ गए। अनीस ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके इसे टिश्यू पेपर के डब्बे की आड़ में इस दवाई से रखा कि सोनिया और साजिद साफ नजर आए। सोनिया ने मेन्यू कार्ड साइड पर रखते हुए साजिद का हाथ थामा और हंसते हुए बोल के तुम फिक्र मत करो साजिद, मेरा प्लान बिल्कुल ठीक जा रहा है। वो बेवकूफ नूर और अनीस तो अब तक शहर छोड़कर भाग चुके होंगे या कहीं मुंह छुपाए बैठे होंगे। नूर ने यह सुना तो इसका दिल मुट्ठी में आ गया। साजिद ने सोनिया से पूछा कि
लेकिन सोनिया, अगर वो वापस आ गए तो क्या होगा? दादा साईं बहुत गुस्से में है, मगर वो अनीस को बहुत मानते हैं, कहीं वो पिघल ना जाए। सोनिया ने एक तंजिया कहकर लगाया और लापरवाही से बोली कि दादा साहिब अनीस का नाम भी सुनना गवारा नहीं करते। मैंने इनके जहन में ये बात बिठा दी कि अनीस ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला था और नूर इसकी मददगार थी। अब वो दोनों हवेली के लिए मर गए हैं। बस कुछ दिन और इंतजार करो। जैसे ही दादा साईं अनीस को जायदाद से आफ कर देंगे, सारी जायदाद मेरी होगी और फिर हम शादी कर लेंगे। और वो नूर तो वैसे ही बेवकूफ है, इसे रास्ते से हटाना बाएं हाथ का खेल था। मुझे तो हंसी आती है इसकी शक्ल याद करके, जब मैंने इसे दवा लेने भेजा और वो बेचारी दौड़ी चली गई। इसे क्या पता था कि वो अपनी ही बर्बादी का सामान करने जा रही है। अनीस का खून खौल रहा था, मगर वो सब किए बैठा था। ये एतराफ काफी था इन दोनों को बेनकाब करने के लिए। साजिद ने सोनिया को कुछ पैसे दिया और कहा कि ये रखो और अपना ख्याल रखना, हमें अभी मोहतात रहना होगा। जब वो दोनों वहां से उठकर जाने लगे तो अनीस ने रिकॉर्डिंग बंद की और मोबाइल जेब में डाल दिया। इसके चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी। वापसी पर अनीस ने गाड़ी एक सुनसान सड़क पर रोकी और नूर की तरफ मुड़ा, जिसकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी कजन की इस मक्कारी पर दुखी थी। अनीस ने इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया और अंगूठे से इसके आंसू साफ करते हुए नरमी से बोला कि इन आंसू को जाया मत करो नूर, वो इस काबिल नहीं है कि इसके लिए रोया जाए। आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि इसने किस तरह हम दोनों को जिंदगी से खेला है, लेकिन अब खेल खत्म हो चुका है। अब हमारी बारी है। किसी शाम मौसम बहुत खुशगवार हो गया था। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। नूर फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी और ठंडी हवा इसके चेहरे को छू रही थी। अनीस इसके पीछे आया और इसके शानों पर अपनी शॉल डाल दी। नूर ने चौंक कर पीछे देखा तो अनीस इसके बिल्कुल करीब खड़ा था। अनीस ने रेलिंग पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर पूछा कि तुम्हें याद है नूर, बचपन में तुम कहती थी कि बड़े होकर तुम मुझसे शादी करूंगी, और मैं तुम्हें चिढ़ाता था कि मैं किसी रोने वाली बच्ची से शादी नहीं करूंगा। नूर शर्मा गई और नजरें झुकाकर बोली कि वो तो बचपन था अनीस, मुझे क्या पता था कि बातें सच भी हो जाती है। अनीस ने इसकी छोरी पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया और संजीदगी मगर मोहब्बत भरे लहजे में कहा, नूर, ये देखा मजबूरी भी सही, लेकिन तुम मेरी जिम्मेदारी और अब मेरी मोहब्बत बन चुकी है। वो थप्पड़ और वो बदनामी सब मंजूर है मुझे, क्योंकि इसके बदले मुझे तुम मिल गई हो। मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। नूर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये पहला मौका था जब अनीस ने खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। नूर ने हिम्मत करके अनीस की आंखों में देखा और धीमी आवाज में बोली, आप मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि आप मेरे साथ हैं। अनीस हंस पड़ा। मिसेज अनीस, जब हम कल हवेली जाएंगे तो असली तूफान वहां आएगा, लेकिन फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। रात को नूर को नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदल रही थी। कल का दिन बहुत भारी होने वाला था। अनीस ने यह महसूस किया तो वो अपनी कुर्सी से उठकर नूर के सहारे आया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला कि सो जाओ नूर, कल हमें बहुत हिम्मत की जरूरत है, बहुत अहम दिन है कल हम दोनों के लिए। नूर को अनीस के लफ्ज पे ऐसा सुकून मिला कि वो कुछ ही देर में गहरी नींद सो गई। अगली सुबह सूरज तुलू हुआ तो एक नई जंग का आगाज होने वाला था। अनीस और नूर ने अपना सामान बांधा और हवेली वापसी की तैयारी की। यह वापसी मुजरिम की तरह नहीं, बल्कि एक कातिल की तरह होनी थी। हवेली का गेट खुला तो गार्ड्स ने हैरत से गाड़ी को देखा। वो पहचान गए कि ये अनीस साईं की गाड़ी है। गाड़ी सीधी पोर्च पे जाकर रुकी। दादा साईं सहम में अपनी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि गाड़ी की आवाज पर चौंके, और जब अनीस को और नूर को गाड़ी से उतरते देखा तो इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो अपनी लाठी टेकते हुए खड़े हुए और गरजदार आवाज में बोलेंगे, तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? तुम दोनों मेरे लिए मर चुके हैं, निकल जाओ मेरी हवेली से। शोर सुनकर सोनिया और इसकी माँ भी बाहर आ गई। सोनिया ने नूर को अनीस के साथ देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई, मगर इसने फौरन संभल कर चीखना शुरू कर दिया कि दादा माँ, देखे ये बेशर्म वापस आ गए, मुंह काला करवा के, इन्हें जरा शर्म नहीं आई। अनीस ने नूर का हाथ मजबूती से थाम रखा था। वो दादा साईं की आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में कहा कि खबरदार, जो किसी ने मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी गलत बोला, ये मेरी बीवी है और इस घर की इज्जत है, और हम यहाँ भीख मांगने नहीं आए दादा साईं, बल्कि अपना हक और अपना इंसाफ लेने आए हैं। दादा साईं का गुस्सा आसमान को छू रहा था। उन्होंने नफरत से कहा कि कैसा इंसाफ? तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी और अब इंसाफ मांगते हो? तुम्हें तो गोली मार देनी चाहिए थी। सोनिया ने माँ का कनीमत जाना और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली कि अनीस, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की और अब इस लड़की को लेकर आ गए हो। दादा मैंने निकाले यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है। अनीस ने एक नजर सोनिया पर डाली जिसमें इतनी हिकारत थी कि सोनिया सहम गई। अनीस ने पुरसकून लहजे में कहा कि शोर मत बताओ सोनिया, क्योंकि आज तुम्हारे ड्रामे का ड्रॉप सीन होने वाला है।
दादा साईं, मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट मांगता हूँ अपनी सफाई पेश करने के लिए। इसके बाद अगर आप कहेंगे तो मैं खुद को गोली भी मार लूंगा, मगर पहले मेरी बात सुन लो। दादा साईं ने अनीस के चेहरे पर मौजूद सच्चाई और एतमाद तो देखा, तो वो एक लम्हे के लिए रुक गए। इनका दिल अंदर से कह रहा था कि इनका पोता ऐसा नहीं हो सकता, मगर हालात सब कुछ इसके खिलाफ दिखा रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और हुक्म दिया कि ठीक है, बुलाओ सबको, पंचायत लगेगी आज। फैसला होकर रहेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन याद रखना हरीश, अगर तुम गलत साबित हुई तो मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा दूंगा। पूरे खानदान के बड़े हॉल में जमा हो गए माहौल में शदीद तनाव था। सोनिया और इसकी माँ एक तरफ बैठी थी, जबकि अनीस और नूर दरमियान में खड़े थे। सोनिया बार बार अपनी माँ के कान में कुछ कह रही थी। वो घबराई हुई लग रही थी, मगर इसे यकीन था कि अनीस के पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं हो सकता। दादा साईं ने अनीस की तरफ देखा और कहा कि बोलो, क्या कहना है तुम्हें। अनीस ने नूर की तरफ देखा। नूर ने अस्वाद में सर हिलाया जैसे इसे हिम्मत दिला रही हो। अनीस ने ऊंची आवाज में कहा कि दादा साईं, नूर ने इस दिन जो देखा वो सच था, लेकिन जो समझा वो गलत था, क्योंकि इसे दिखाया ही गलत गया था। ये सब एक सोची समझी साजिश थी, और इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि आपकी ये मासूम भांजी सोनिया है। ये सुनते ही हॉल में सरगोशियां शुरू हो गई। सोनिया चीख पड़ी के बकवास बंद करो अनीस, अपनी गंदगी मुझ पर मत डालो। अनीस ने इसे नजरअंदाज करते हुए जेब से अपना मोबाइल निकाला और ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट कर दिया, जो वहां मेज पर रखा था, और सबको मुखातिब करके बोला कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब ये सबूत बोलेगा। अनीस ने जैसे ही मोबाइल स्क्रीन पर प्ले का बटन दबाया तो हॉल में छाई हुई मौत जैसी पुरस्कार खामोशी अचानक सोनिया की हंसती हुई और जहरीली आवाज गूंजने लगी। ये वही रिकॉर्डिंग थी जो कल अनीस ने रेस्टोरेंट में छुप कर की थी। बस कुछ दिन और साजे, दादा साईं अनीस को हाक कर देंगे तो सारी जायदाद मेरी होगी। और वो नूर तो वैसे ही बेवकूफ है, इसे रास्ते से हटाना बाएं हाथ का खेल है। मुझे तो हंसी आती कि कैसे मैंने इसे बेवकूफ बनाकर अनीस के खिलाफ इस्तेमाल किया, और वो बेचारी मेरी हमदर्दी में अपने ही तायाजाद के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गई। सोनिया की आवाज इतनी साफ और वाज़ेह थी कि हॉल में मौजूद हर शख्स के कानों में पिघला हुआ शीशा बनकर उतरी। हर जुमला एक ताज़ियाने की तरह सोनिया के अपने वजूद पर बरस रहा था। वो सोनिया जो चंद लम्हे पहले तक मजलूमियत की चादर ओढ़े बैठी थी और अब मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी, इसका असली चेहरा अब सबके सामने बेनकाब हो चुका था। इसका चेहरा जो अभी तक गुस्से और इंतकाम की आग में तबाह हुआ था, अचानक यूं सफेद पड़ गया जैसे इसके जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। इसके वहम और गुमान में भी नहीं था कि अनीस इस हद तक जा सकता है, और इसके पास इतना ठोस और नाकाबिल तरदीद सबूत हो सकता है। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही अनीस ने स्पीकर बंद किया। इसकी नजरें सोनिया पर जमी थी, जिनमें अब गुस्सा नहीं बल्कि गहरी हकारत थी। इसने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर स्क्रीन अनलॉक की और वो पुराना मैसेज खोलकर दादा साईं के सामने कर दिया, जो पत्थर के बुत बने बैठे थे, और गरजदार आवाज में बोला कि दादा साईं, ये देखें, ये वो मैसेज है जो इस मनहूस रात सोनिया ने मुझे भेजा था। इसमें साफ लिखा है कि अनीस, मेरे पैर में भारी चीज गिर गई है, मुझसे उठा नहीं जा रहा, प्लीज मेरे कमरे में आए। लेकिन जरा अपनी इस लाडली पोती नूर से पूछे कि सोनिया ने इसे क्या कहकर किचन में भेजा था, ताकि मैं कमरे में अकेला जाऊं और ये ड्रामा रचा सके। दादा साईं ने लरसते हुए हाथों से अनीस का फोन थामा। इनकी नजरें धुंधला रही थी। उन्होंने मैसेज पढ़ा और फिर गर्दन मोड़कर नूर की तरफ देखा, जो दीवार के साथ लगी सहम कर खड़ी थी, और इसकी आंखों में अब भी वही खौफ था जो इस रात था। अनीस ने नूर को आंखों से इशारा किया कि डरो मत, सच बोलो। नूर ने एक लंबी सांस ली और सिसकते हुए कहा कि दादा साईं, मुझे सोनिया आपने ने कहा था कि इनके सिर में शदीद दर्द है और वो उठ नहीं सकती, इसलिए मैं पानी और दवा लेने किचन गई थी। मुझे पैर की चोट का कुछ नहीं बताया था, और जब मैं वापस आई तो नूर की आवाज गले में फंस गई, लेकिन उसका अधूरा जुमला ही सब कुछ वाजे कर गया था। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका था। हर साजिश, हर झूठ पर चाल बेनकाब हो गई थी। दादा साईं ने गजबनाक नजरों से सोनिया की तरफ देखा, जो अब खौफ से थर थर कांप रही थी और पीछे हटने की कोशिश कर रही थी। इसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो चुके थे। इसने हकलाते हुए अपनी आखिरी नाकाम कोशिश की और कहा कि नहीं दादा भाई, ये सब झूठ है, ये रिकॉर्डिंग जाली है। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, ये मेरी आवाज बनाई है, ये सब ड्रामा है मुझे फंसाने के लिए। दादा साईं ने एक जोरदार धाड़ मारी और अपना हाथ हवा में बुलंद किया कि खामोश हो जाओ बेहया लड़की। मजीद एक लफ्ज भी अपनी गंदी जबान से मत निकालना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे खानदान की लड़की हो। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे लहजे और तुम्हारे अल्फाज सब गवाही दे रहे हैं कि तुम कितनी घटिया ज़हनियत की मालिक हो।
تم نے دولت اور جائیداد کی لالچ میں اپنے ہی بھائی پر ایسا گھناؤنا غلیظ الزام لگایا اور اس معصوم بچی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی جس سے ہم نے یتیمی کے بعد اپنی بیٹی بنا کر پالا تھا۔ تم نے میرے گھر کی عزت کا سودا کیا ہے۔ سونیا کی ماں شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی تھی۔ ان کا سر ندامت سے جھک گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سونیا کے بازو کو جھنجھوڑا اور اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا جس کی گونج پورے ہال میں سنائی تھی اور روتے ہوئے بولی کہ کاش تم پیدا ہوتی مر گئی ہوتی سونیا۔ تم نے میرے بھائی اور میرے بھتیجے کے سامنے میرا سر کٹوا دیا ہے۔ میں نے تمہاری تربیت میں کہاں کمی چھوڑی تھی کہ تم اتنی بڑی سازش بن گئی۔ سونیا نے روتے ہوئے ماں کے قدموں میں گرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اسے حقارت سے دھتکار دیا۔ انیس نے آگے بڑھ کر اپنا فون واپس لیا اور انتہائی سنجیدگی اور وقار سے بولا کہ دادا سائی اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس گھر کی عزت کا کیا کرنا ہے اور اس فتنہ گھر کا کیا انجام ہونا چاہیے۔ دادا سائی کی بھوری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور لڑکھڑاتے ہوئے انیس کے پاس آئے۔ انیس نے فوراً انہیں سہارا دیا ورنہ شاید وہ گر ہی جاتے۔ دادا سائی نے انیس کے چوڑے سینے پر سر رکھا اور ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ان کا فقر ان کا مان ٹوٹ چکا تھا۔ وہ روندی ہوئی آواز میں بولے گی مجھے معاف کر دے میرے شیر، میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی پوتی کے آنسو پر یقین کر کے تجھے پرایا کر دیا، تجھے گھر سے نکال دیا، حالانکہ تو میرا خون تھا، میرا وارث تھا۔ میں تیرا مجرم ہوں انیس، میں تیرا مجرم ہوں۔ انیس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ اس نے دادا سائی کو مضبوطی سے گلے لگایا اور ان کی کمر تھپتھپاتے ہوئے کہا کہ نہیں دادا سائی، آپ مجرم نہیں ہیں، آپ تو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سر کا سایہ ہے۔ آپ سے بس فیصلے میں چوک ہو گئی تھی، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ آپ ہم سب سے بہت محبت کرتے ہیں، اور محبت میں کبھی بھی انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بس دکھ تھا تو اس بات کا کہ میری سچائی پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ دادا سائی نے نور کو اپنے پاس بلایا جو ابھی بھی سہم کر کھڑی تھی۔ انہوں نے اس کے سر پر کانپتا ہوا ہاتھ رکھا اور اسے سینے سے لگایا اور کہا کہ میری بچی، میری گڑیا، مجھے معاف کر دے۔ میں نے تجھے بھی بہت دکھ دیا، تجھے بد کردار سمجھا، حالانکہ تو میری نور ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو وہ سچائی ہے جس نے آج میرے خاندان کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ نور نے روتے ہوئے دادا سائی کے ہاتھ چوم لیا اور احترام سے بولی کہ دادا سائی آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ معافی مت مانگے، میں نے تو بس وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن جیت ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے۔ بس آپ ہمیں اپنے سینے سے لگا لیں، یہی ہماری جنت ہے۔ اس جذباتی منظر کے بعد دادا سائی نے خود کو سنبھالا اور اپنا آخری اور حتمی فیصلہ سنایا۔ انہوں نے سونیا کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ نکل جاؤ میری حویلی سے سونیا، آج کے بعد تمہارا اس گھر میں اور اس جائیداد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بہن تم اپنی بیٹی کو لے کر جاؤ، اس کی ایسی تربیت کرو کہ یہ انسان بن سکے، یہ میری نظروں سے دور ہو جائے ورنہ میں کچھ کر گزروں گا۔ سونیا روتی پیٹتی رہی لیکن اسے کسی نے کی ایک نہ سنی اور اسے حویلی سے ذلت اور رسوائی کے ساتھ نکال دیا گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور حویلی میں طویل عرصے بعد سکون لوٹ آیا تھا، مگر یہ سکون طوفان کے بعد والا سکون تھا جس میں تھکاوٹ اور شکر گزاری دونوں شامل تھے۔ انیس حویلی کی وسیع چھت پر ریلنگ کے ساتھ کھڑا باغ میں کھلے پھولوں کو دیکھ رہا تھا جو پیچھے سے ہلکی سی آہٹ ہوئی کہ نور تھی جو 2 کپ چائے لے کر آئی تھی۔ نور نے خاموشی سے آ کر ایک کپ انیس کی طرف بڑھایا۔ انیس نے چونک کر اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کپ تھام لیا۔ دونوں کچھ دیر خاموشی سے کھڑے رہے۔ یہ خاموشی اب بھوجن نہیں تھی بلکہ اس میں اپنائیت تھی۔ ٹھنڈی ہوا نور کے بالوں کو چھیڑ رہی تھی، اس نے شال کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لیا۔ انیس نے چائے کا گھونٹ بھرا اور آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ کر گہری سانس لی اور نور کی طرف موڑتے ہوئے نرم لہجے میں بولا کہ آج کا چاند بہت لمبا اور تھکا دینے والا تھا نور، لیکن آج مجھے خوشی ہے کہ تمہاری ماتھے پر لگا داغ دھل گیا ہے۔ میں شاید خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا اگر آج ہم ناکام ہو جاتے، کیونکہ میری انا کی جنگ میں تم بلا وجہ پس رہی تھی۔ نور نے انیس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ 16 سالہ الہڑ پن نہیں تھا بلکہ حالات نے اسے وقت سے پہلے سمجھدار بنا دیا تھا۔ اس نے بہت سلجھے ہوئے انداز میں کہا کہ انیس سچ کہو تو جب آپ مجھے اس فلیٹ میں لے کر گئی تھی تو مجھے لگا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے، میں آپ سے بہت ڈر گئی تھی، لیکن ان چند دنوں میں نے محسوس کیا کہ آپ بری نہیں ہیں، بس حالات برے تھے۔ آپ نے غصے میں بھی میرا خیال رکھا، مجھے وہ تحفظ دیا جو شاید حویلی میں رہ کر بھی نہ ملتا۔ انیس نے کپ ریلنگ میں رکھا اور نور کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بہت شفقت اور احترام سے نور کے سر پر ہاتھ رکھ کر جیسے وہ کوئی بہت قیمتی امانت ہو اور بولا کہ نور، ہمارا رشتہ بہت عجیب حالات میں جڑا، ایک طوفان میں ہم اکٹھے ہوئے، لیکن اب جب طوفان تھم گیا ہے تو میں تمہیں ایک یقین دلانا چاہتا ہوں۔ نور نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ انیس نے سنجیدگی سے کہا کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو نور، تمہاری پڑھائی باقی ہے، تمہارے خواب باقی ہے، یہ دیکھا ایک
समाजी बंधन जरूर है, लेकिन मैं इसका बोझ तुम्हारे कांधों पर नहीं डालूंगा। मैं तुम्हारा शौहर होने से पहले तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा सरपरस्त बनकर रहूंगा। तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, अपनी जिंदगी को समझो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा तब तक जब तक तुम खुद इस रिश्ते को पूरे दिल से कबूल करने के काबिल ना हो जाओ। नूर की आंखों में नमी तैरने लगी। उसे एनिस की ये बात दिल की गहराइयों तक महसूस हुई। ये एक इज्जत और वक़ार देने वाला वादा था। नूर ने मुस्कुराकर सर हिलाया और बोली कि दादाशाही हमेशा कहते थे कि एनीस बहुत जिम्मेदार है। आज देख भी लिया। मैं खुश नसीब हो रही हूँ कि मेरी हिफाजत की डोर आपके हाथ में है। मुझे कोई जल्दी नहीं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता है, इसमें झूठ और बदगुमानी की अब कोई जग ना हो। एनीस ने मुस्कुराकर इस्बात में सर हिलाया और जेब से एक छोटी सी चॉकलेट निकालकर नूर की तरफ बढ़ाई और माहौल को खुशगवार बनाने के लिए शरारत से बोला कि ये लो तुम्हारी बहादुरी का नाम। वैसे तो मैं आइसक्रीम खिलाना चाहता था, लेकिन इस वक्त यही मिली। नूर खिलखिलाकर हंस पड़ी और चॉकलेट थाम ली। ये हंसी इस हवेली में बहुत दिनों बाद गूंजी थी। अनीस ने इसे हंसते हुए देखा तो इसके दिल को करार आ गया। दोनों ने साथ खड़े होकर आसमान की तरफ देखा, जहां बादल छट चुके थे और तारे जगमगा रहे थे। ये कोई रिवायती मोहब्बत की दास्तान का इख्तिताम नहीं था, बल्कि ये दो इंसानों के दरमियान एतमाद, इज्जत और एक सच्ची दोस्ती की शुरुआत थी। एक ऐसा सफर जहां अनीस को नूर की मासूमियत की हिफाजत करनी थी और नूर को अनीस के एतमाद पर पूरा उतरना था।